जी, अस्सलाम वालेकुम यासीन, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सर, कैसे हैं आप सर? जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? ठीक ठाक जी सर। सर, रमज़ान कैसा चल रहा है? अच्छे सर जा अच्छा रहे चल रहा है वो। अच्छा चल रहा है। आप लोगों के मेरे ख्याल मिड टर्म तो आगे हो गए हैं, ईद के बाद होंगे। जी सर। ओके, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग से रिलेटेड हमने जो है इंटरनेशनल बिजनेस के सिनारियो में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इश्यूज होते हैं और दैट इज द मेन टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे। बाकी लोग किधर हैं? आप लोगों की क्लास में वैसे ही स्ट्रेंथ कम है, वो भी बात दफा नहीं होते। सर मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ सर। मैंने मैसेज कर दें, बहरहाल हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आई विल जस्ट फ्लैश डाउन द डिफरेंट स्लाइड्स। अगर इसमें कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसको मैं फ्लैश डाउन करूंगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं टॉपिक्स उसको हम डिस्कस कर लेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें। Increasing pace of globalization. We have already discussed about it. At integration of the markets in the global economy leading to increased interconnectedness of national economies. अब ये जो इंटरनेशनल इंटरकनेक्टेडनेस है ऑफ द डिफरेंट नेशनल इकोनॉमी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल मार्केट्स हमारी इंटरकनेक्टेड हो गई हैं, कमोडिटी मार्केट्स, प्रोडक्ट मार्केट्स, सपोर्ट एंड एंटरटेनमेंट जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गई है, आपने देखा होगा। तो दैट इज द मेन फीचर फ्रॉम 20th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। उसकी रीजन जो है अगेन development in the transport and communication, internet and containerization जो है that plays a very important role in the international trade. Then rise of social media. सोशल मीडिया का रोल आप लोग देखते होंगे कि आजकल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सोशल मीडिया हैज टेकन द प्लेस ऑफ जो नॉर्मल हमारा मीडिया होता था, और इसकी जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मीडिया बन गया हुआ है। New forms of communication via smartphones. Now, social media जो है itself plays an important role in the international marketing as well as human resource management के point of view से भी that is important. New forms of communication via smartphones, virtual global markets create हो गई हैं। कोई फिजिकल वो नहीं है, बस वो virtually जो है सब लोग अब बिजनेस कर रहे हैं। लाइक यूट्यूब का देखें कि या इसको जूम का देखें, ऑल दीज आर द वर्चुअल बिजनेसेस एंड दीज आर बिकम द वर्चुअल ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, यानी कोई फिजिकल उनकी वो नहीं है लोकेशन समटाइम्स, वो सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करके दे आर डूइंग द बिजनेस ऑल ओवर द ग्लोब। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स जो हैं दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ई वैलेट्स, प्रीपे जो है, मोबाइल पे, ई इनवॉइसेस, इंक्रीजिंग capital mobility across the different countries. So that is all the these are the reasons for increasing pace of globalization. Complex financial products, derivatives, ये आप लोग पढ़ते होंगे फाइनेंस में, जो डिफरेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, that have been developed. Emergence of multinational and transnational companies को हमने डिफाइन भी किया था लास्ट टाइम में। Rise of significant global brands such as Microsoft, Google, and McDonald's, YouTube's, and the other global brands. Now, advantages को भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको कि कंपैरेटिव जो हम ग्लोबलाइजेशन की जो एडवांटेजेस होती हैं, व्हाई डिफरेंट कंपनीज इंटेंड टू ग्लोबलाइज, उसमें दे वांट टू अवेल द कंपैरेटिव एडवांटेज, दे वांट टू अवेल द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, असेस टू द चीप रॉ मटेरियल। जिधर भी चीप रॉ मटेरियल होगा उधर वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना लेती है। मोर एम्प्लॉयमेंट इन ऑल द कंट्रीज। ठीक है, that is the benefit of the globalization. Avoidance of regulation in some countries. अगर हम some countries में avoid करना चाह रहे हैं regulation को, तो we move over to the other countries. Now come to the HR. HR को थोड़ा सा हम देखें कि HR को अगर हम पिछली 50 to 60 years से भी compare करें, 20th century से start हो, तो हम देखेंगे there is a lot of change in this human resource function, human resource management.
नाउ 20th सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट था एचआरएम का या एचआर फंक्शन का, दैट वाज द एम्प्लॉयमेंट एट विल। इसको कहते थे एम्प्लॉयमेंट एट विल डॉक्ट्रिन या येलो डॉग कॉन्टेक्स्ट इसको हम कहते थे। एक एचआरएम का डिपार्टमेंट तो बाद में आया, एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता था और इट अलाउड द एम्प्लॉयर्स टू फायर एम्प्लॉयज एट विल। ये जो एम्प्लॉयमेंट एट विल डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनकी डिस्कशन होती थी किसी भी टाइम पर अपने एम्प्लॉय को वो हायर और फायर कर सकते थे। तो that was termed as employment at will doctrine, and that is the same synonymously हम कहते हैं yellow dog contracts जिनको हम कहते थे। लेबर अनरेस्ट बहुत ज्यादा होता था बिकॉज फायरिंग का उनको नहीं पता होता था कि उनका कंटिन्यू रहेगी एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। रेस्ट्रिक्शन होती थी टुवर्ड्स द यूनियन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। और जो मेजर एचआर का फंक्शन होता था ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज वो कर रहा होता था, सच एज वेज रिलेटेड इश्यूज को वो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे होते थे, अटेंडेंस को देख रहे होते थे, व्हाट आर द लेबर डिस्ट्रीब्यूट्स को रिजॉल्व कर रहे होते थे। So these were the major activities which were performed by the department, which was initially termed as personal department, इसको हम कहते थे। तो इधर से इसका जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम इसको अगर इसका एवोल्यूशन को देखें इंटरनेशनल एचआर को, तो पोस्ट एफएलएसए एचआर इसका डॉक्ट्रिन इसको हम कहते हैं। दैट वाज फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट 1938 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सबसे पहले एक्ट आया। दिस वाज द टाइम व्हेन देयर वाज वर्ल्ड डिप्रेशन और मिनिमम वेजेस जो हैं वो डिसाइड हुई कि लेबर की मिनिमम वेज भी होनी चाहिए ऑल ओवर दी ग्लोब। डिफरेंट कंट्रीज में डिसाइड हुई कि इतनी मिनिमम वेज होनी चाहिए। सेफ गार्ड एम्प्लॉय इंटरेस्ट, अब लोगों ने जो एचआरएम डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन ने, दे स्टार्टिंग केयर अबाउट द एम्प्लॉय इंटरेस्ट। एम्प्लॉय इंटरेस्ट को भी हमने देखना है अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाना है। पर्सनल डिपार्टमेंट्स फॉर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न्स। अब ये एडिशनल उनकी एक्टिविटीज ऐड हो गई कि स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो इंटरनेशनल भी हो सकती हैं और लीगल रूल्स भी हो सकते हैं, उनको भी कंप्लाई करना है पर्सनल डिपार्टमेंट। इससे पहले जो थे वो फायर कर सकते थे आप विदाउट एनी नोटिस। अब वो कहते थे कि यू हैव टू obey the certain rules, you have to give the notice to the employee before firing an employee। ये आप लोगों को आवाज क्लियर है? Yes, sir. तो कंस्ट्रक्शन हो रही है घर के साथ, तो थोड़ा सा वो शायद डिस्टर्बेंस होती हो। एनीवे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एडेड टू दिस पर्सनल डिपार्टमेंट और बाद में इसको जो नाम चेंज हो गया, इसको फिर हमने एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम शुरू कर दिया। इससे पहले हम इसको पर्सनल डिपार्टमेंट हम कहते थे। तो दैट वाज द एवोल्यूशन। किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का जो एवोल्यूशन हुआ, ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का या डिपार्टमेंट का एवोल्यूशन हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ की जो एचआर फंक्शंस ऐड हुए इसके एवोल्यूशन के बाद, दैट वाज द परफॉर्मेंस एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस भी आपने करनी है, मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इसमें ऐड हुआ। रोल बिटवीन दी एचआर एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ब्लर्ड। अब ये वो एरिया था जिसमें ये ब्लर हो रहे थे कि पर्सनल डिपार्टमेंट और एचआर, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो या एचआर फंक्शन जो इवॉल्व हो रहा था। 21st सेंचुरी में फिर अगेन चेंजेस आ गई इसमें, उसमें डिफरेंट अपने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज ऐड हो गई। नीड फॉर द एडिशनल एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एचआर स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग। अब ये वो पार्ट था 21st सेंचुरी में कि ह्यूमन रिसोर्स को, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था, उसको दे थॉट के इसको भी दे शुड टेक एक्टिव पार्ट इन द डिफरेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। इससे पहले डिसीजन मेकिंग आपके टॉप मैनेजमेंट कर रहे होते थे। पर्सनल डिपार्टमेंट एक सिंपल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था। मेन डिसीजन मेकिंग आपकी टॉप मैनेजमेंट या दूसरे लोग कर रहे होते थे। इसमें देयर वाज अ नीड व्हिच वाज फेल्ट कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट जो है ऑन द पार्ट ऑफ एचआर, दैट शुड बी गिवन टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। Then management positions to downsize, outsource, retain, recruitment, talent hunt, all these are the main functions which were then added to the human resource function. Now इसको और अगर फर्दर चले जाएं तो फिर इंफॉर्मेशन एज आ गई और इसने अगेन इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे कि बाकी बिजनेस के पैरामीटर्स में इसने रोल प्ले किया। इट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम देखें, आज को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को लोकली बेशक इसको कंपेयर करें
तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जो डिफरेंट जो आपके ERP सिस्टम्स हैं डेवलप हो गए हैं, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं, जो बहुत से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। कल मैं किसी जगह क्लास ले रहा था अबाउट द प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स उसमें, तो उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होते हैं वो इवॉल्व हो गए। उसमें ऑटोमेटिकली देखिए रिक्रूटमेंट करनी होती है, ऑटोमेटिकली लोग नेट पे अप्लाई करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी वो एक्सेल शीट बन जाती है और खुद ही उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है और आपको इंटरव्यू भी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उनको वो लेटर भी चले जाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसने जो है इम्पोर्टेंट प्ले किया और बाकी जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उसके साथ साथ HR को भी इसने रेवोल्यूशनाइज किया। So invention of new technologies to work across the international boundaries. इसी तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्रीज जब इंटरनेशनल बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया तो ये जो टेक्नोलॉजी ने प्ले किया इन ऑर्डर टू मैनेज द डिफरेंट HR अक्रॉस द बाउंड्रीज, लाइकवाइज द अदर बिजनेस एक्टिविटीज. So globalization and IT opened venues and challenges for HR and change business. अब ये जब ये इंफॉर्मेशन आई इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो HR को बहुत से चैलेंजेस जो है ऑफ कोर्स दे हैव टू फेस द डिफरेंट चैलेंजेस। इन्हीं चैलेंजेस को आज थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्रोसेस कॉस्ट रिड्यूस्ड एंड मेन पावर अबंडेंट। नाउ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक जो आपको फायदा हुआ कि आपकी टाइम जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो गया, लेकिन आपकी मेन पावर अबंडेंट हो गई, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि अब एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है बहुत से लोगों के बराबर, बहुत सी लेबर के बराबर काम कर रहा होता था, ठीक है। मैनेजिंग एम्प्लॉइज डिस्पर्स्ड अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेशनल HR में जो मेन जो कंसर्न है, जो इश्यू होता है कि हाउ टू मैनेज द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स व्हिच इज डिस्पर्स्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसकी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल बिजनेसेस। Then adjustment to the new culture, that is a big challenge for the human resource department. कि जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे अपने एम्प्लॉइज की अक्रॉस द डिफरेंट ग्लोब इन द डिफरेंट कंट्रीज, तो उसमें आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे न्यू कल्चर्स पे। आपके अपने लोग जो एक्सपैट्रिएट्स होते हैं अगर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, काम करेंगे, सब्सिडीज में काम करेंगे, तो हाउ दे विल हैव टू एडजस्ट टू द लोकल कल्चर। जो लोकल कल्चर है उस पर किस तरीके से उनको एडजस्ट करना है, रिसोर्स एलोकेशन किस तरीके से करनी है। So these were the challenges which were facing by the international human resource scenario. Simulated training and resource management software, again बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग और प्रोवाइड कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। ओके, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो ड्यूरिंग दी लेक्चर आप लोग पूछ सकते हैं साथ साथ। Is it clear up to now? No, sir, clear. Okay. Or कोई question हो तो you can immediately tell me and we can discuss it. So HR department again changed to adopt the information age and main power challenges. Internationalization of many firms in the late 1960s and 70s, establishment of overseas plants, joint ventures with foreign facilities. 1960 और 70s में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ जब इंटरनेशनल बिजनेस का और जॉइंट वेंचर्स स्टार्ट हुए और फॉरेन फैसिलिटीज प्लांट्स लोगों ने इसमें बनाने शुरू कर दिए। तो साथ साथ इट वाज फेल्ट के हाउ टू डील विद द डिफरेंट चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कमर्शियल सक्सेस विद क्लोजनेस टू द कस्टमर्स बाय एम्प्लॉइंग मोर होस्ट कंट्री नेशनल्स। नाउ इसमें जब शुरू में ये इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ज़्यादातर जो ट्रेंड था वो ये था कि आप अपनी होस्ट कंट्री के लोग जो होते थे, जो पेरेंट कंट्री आपकी होती थी, उसी के लोगों को एम्प्लॉय कर देते फॉरेन कंट्रीज में और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते थे। लेकिन आज जब ये बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन हुई इंटरनेशनल बिजनेस में तो फिर देयर वाज अ फेल्ट कि लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी इसमें होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन रिसोर्स। जो पार्टिसिपेशन होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो रोल होता है उसमें लोकल रिस्पॉन्सिवनेस का जो की भी फीलिंग स्टार्ट हुई। तो इसके बेस पे फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। परसीव टू बी द लोकल रादर देन फॉरेन, यानी ये नीड एक फेल्ट हुई कि आप लोकल, जब आप फॉरेन में भी स्टार्ट बिजनेस कर रहे हो तो वो जो लोकल उसकी कम्युनिटी है वो इसको एज अ फॉरेन ना ले रहा हो, वो एक लोकल सिनारियो में इसको देख रहा हो। In 1990s, IHRM became sophisticated and research started.
1990s के बाद हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी 4-5 साल पहले स्टार्ट होना शुरू हुआ। बाकी कंट्रीज जो एडवांस कंट्रीज में ये इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एक सेपरेटली सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सिर्फ जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को ही हम डिस्कस करते हैं और इसमें रिसर्च होती है, डिबेट्स होती हैं, जर्नल्स की पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स के सेपरेट जर्नल्स हैं जिसमें पब्लिकेशन सिर्फ इसी से रिलेटेड पब्लिकेशंस होती है, उसमें लेटेस्ट ट्रेंड का आपको पता चलता है। और ये वो टाइम था एज अ सब्जेक्ट जो है टीच करवाना शुरू कर दिया था डिफरेंट सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कट करके समझ नहीं आ रही सर। तो मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। बाकी आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सर दोबारा से ज्वाइन करता आसिम, आप लोगों को आवाज आ रही है? महविश, जी सर। जहीर को मेरे ख्याल कोई माइक में प्रॉब्लम होता है, उसको लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम थी कोई। एनीवे मैं कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूं तो यू कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग एज वेल। सो डेडिकेटेड कॉन्फ्रेंसेस एंड पब्लिश्ड एचआर जर्नल्स जो है वो IHRM taught इन द यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करना, टीचिंग इसकी स्टार्ट हुई। Effective utilization of human resources in a corporation in an international environment. That is the main topic which we are going to discuss in this lecture. Traditionally focused on the area of expatriation. If a multinational company is simply exporting its products with only few small offices in the foreign locations, then task of HR is relatively simple. यानी अगर तो आप सिंपल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपकी सब्सिडीज खुल जाएं दूसरी कंपनीज में और आप दूसरी बिजनेस कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग आपने की है, देन ह्यूमन रिसोर्स का जो इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स का जो फंक्शन है दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर वाइडर। और एक्सपेट्रिएट्स, आपके अपने लोग अगर अपनी पेरेंट कंपनी के लोग बाहर जाके काम कर रहे होंगे, उनको किसी कैसे मैनेज करना है, उनको क्या फैसिलिटीज देनी है, दैट अगेन becomes important. In global firms, HR manager has two conflicting strategies, HR objectives. Now, in the global scenario, globalization में के scenario में अगर हम देखें तो दो important perspectives होते हैं। अच्छा, इस ये दो बड़े important objectives है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इन्हीं दो objectives की बेस पे जो है there are the different strategies which have been adopted, जो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मेन स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट भी कर रहे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज स्ट्रेटेजिक एचआर ऑब्जेक्टिव इन सिनेरियो ऑफ दैट इंटरनेशनल एचआरएम। इसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज द इंटीग्रेशन। अच्छा, इसमें दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन इसको हमने डिस्कस किया था व्हेन वी डिस्कस द डिफरेंट जो इंटरनेशनल बिजनेस की फॉर्म्स होती हैं, उसमें भी शायद हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट जो एक होती है इंटीग्रेशन, integrate the human resource policies and practices across a number of subsidiaries in different countries to achieve overall corporate objectives. Integration का objective जो है that is very important. Integration का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर आपका headquarter जो है that is at one particular country, that is located in one particular country, उसकी अपनी policies होती हैं, उसकी अपनी practices होती हैं। Integration का मतलब ये होता है all of those parent headquarter जो होता है उसकी policies and practices that should be adopted across the different subsidiaries in the different countries. ठीक है, this is the main objective, one of the main objective. यानी कि आपके जो मेन जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है जिधर आपका हेडक्वार्टर लोकेट कर रहा है, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज हैं एंड प्रैक्टिसेस हैं दैट शुड बी अडॉप्टेड, दैट शुड बी एम्प्लॉयड अक्रॉस द डिफरेंट सब्सिडीज इन द डिफरेंट कंट्रीज। दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अदर ऑब्जेक्टिव क्या है? अप्रोच टू द HRM शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू अलाउ फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द टाइप्स ऑफ HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर मोस्ट इफेक्टिव इन डिफरेंट बिजनेस एंड कल्चरल सेटिंग्स। अब ये देखें, नाउ दिस ऑब्जेक्टिव इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इंटीग्रेट करना है हमने पॉलिसीज को। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो अगेन दैट इज रिलेटेड टू द लोकल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी इंटीग्रेशन के साथ साथ जो लोकल HR पॉलिसीज हैं इन द डिफरेंट कंट्रीज, जो आपकी सब्सिडीज हैं, वो भी आपने साथ साथ इंप्लीमेंट करनी है कि उसमें भी कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए between your parent country HR policy and the subsidy country HR policy. अब ये दोनों, अच्छा क्योंकि कल्चर डिफरेंट है अक्रॉस द डिफरेंट जो आपकी कंट्रीज होगा, तो ये दोनों चैलेंजेस होते हैं विच आर यूजुअली फेस्ड बाय द मैनेजर्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो। के साथ साथ आपने इंटीग्रेट करना है अपनी लोकल पॉलिसीज को
along with the flexibility. Flexibility means local responsiveness को भी आपने साथ साथ देखना है. तो इसमें different strategies होती हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे. We can always have a sort of balance between the integration as well as the local responsiveness. जी, ये इंटीग्रेशन और लोकल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर, वो समझ आ गया, लेकिन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को थोड़ा सा बताइएगा. लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को मतलब ये है कि आपकी जो जिधर आपकी डिफरेंट कंट्रीज में जो आपकी सब्सिडीज हैं, उधर जाहिर है उस कंट्री का कल्चर डिफरेंट है ना, उस कंट्री का कल्चर डिफरेंट है, उनकी एचआर तो उनकी भी हमने केयर करनी है, उनको भी हमने किसी लिमिट तक उसको भी अडॉप्ट करना है. उसको मैं टर्म कर रहा हूँ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस. इसको हम डिफरेंटिएशन भी कह सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकते हैं. राइट सर. यानी एक तो आपने ओवरऑल इंटीग्रेट करना है अपनी पेरेंट पॉलिसीज को along with the differentiation and flexibility भी रखनी है with respect to the local scenario. जो आपका जाहिर है वो सिनारियो जो है हर कंट्री में, अगर डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग, तो हर कंट्री का सिनारियो डिफरेंट होगा, उसको भी आपने विद फ्लेक्सिबिलिटी उसको भी अडॉप्ट करना है. So this problem of balancing integration means control and coordination from the headquarter. ये आपने हमेशा याद रखना है. इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं, कि आपका मेजर कंट्रोल अगर 100% इंटीग्रेशन है, इसका मतलब है 100% कंट्रोल जो है हेडक्वार्टर होगा, और जितनी भी एचआर पॉलिसीज होंगी वो हेडक्वार्टर विल डिसाइड अबाउट दैट. उसके ऑपोजिट जो है डिफरेंटिएशन है, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस एट द लोकल सब्सिडी लेवल. ठीक है, यानी सब्सिडी लेवल पे आपकी पॉलिसीज डिफाइन होंगी और दैट विल बी अडॉप्टेड इन द डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिनेरियोज. तो दिस बिकम्स समटाइम्स डायलेमा फॉर द एचआर मैनेजर्स कि किस तरीके से ये हम बैलेंस मेंटेन करें कि हम अपनी हेडक्वार्टर की पॉलिसीज को भी कोऑर्डिनेट करें और साथ साथ हम लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को भी कोऑर्डिनेट करें. तो दैट इज द मेन चैलेंज जो होता है. इंटरनेशनल जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, दे विल हैव टू फेस दिस सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस. अच्छा, IHRM इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कंपैरिजन विद द डोमेस्टिक HRM, इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो स्कोप है दैट इज मच वाइडर देन डोमेस्टिक HRM. एक तो अभी हमने डिस्कस किया, इसके मोर फंक्शंस इसमें ऐड हो जाएंगे. एक जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपने इंटीग्रेट भी करना है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को भी देखना है. अगेन दैट इज नॉट द केस विद अगर हम सिंपल जो लोकल HRM के फंक्शन को देख रहे हो तो दैट इज नॉट द केस विद दैट. Then more HR alignment required. HR alignment जो है आपके जो alignment, इसको दो तरीकों से हम देखते हैं कि आपकी alignment जो overall जो आपके जो strategic objectives हैं उसके साथ align करें, उसके culture के साथ आप align करें जो human resource function है. तो ये जो alignment है that is again become more challengeable बन जाती है when you talk with the international scenario में. अगर हम बात कर रहे हो more heterogeneous functions in the sense कि अब आपने डिफरेंट कल्चर के लोगों को डील करना है. ठीक है, यू विल हैव टू डील विद द डिफरेंट एम्प्लॉइज हु मे बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजियंस फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इवन. ठीक है, तो हाउ टू कंट्रोल देम, उनके लिए क्या किस तरीके से पॉलिसीज बनाएंगे, दैट इज अगेन चैलेंजिंग. इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पर्सपेक्टिव आपके होंगे, आपकी इकोनॉमी डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होगी, तो किस तरीके से आप क्या पॉलिसी बनाएंगे, दैट इज अगेन अ चैलेंज. Requires more involvement in employees' personal lives. अब ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है, अगेन ये देखें, ये जो रेवोल्यूशनाइजेशन हो रही है इसमें ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन में, क्या वो कहते हैं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है दैट हैज आल्सो बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल टू सम एक्सटेंट. वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी वर्क लाइफ को भी आपने करना है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी एक बैलेंस होना चाहिए उसमें. तो दैट इज अगेन चैलेंज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स. इन्फ्लुएंस बाय मोर एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे इसमें, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स बहुत ज्यादा होंगे. जो कंट्रीज हैं उसके सिनारियोज, उनकी इकोनॉमीज डिफरेंट होंगी, उसको यू हैव टू सी. Involve the greater level of risk than typical domestic HRM. तो जो आपकी HRM function है that will become more risky, that will be more challengeable as compared to the domestic HRM. Then other issues, international relocation and orientation.
इंटरनेशनल रिलोकेशन का मतलब ये है कि बाद जब आप हेडक्वार्टर से अगर लोग आप अक्सर देखते होंगे जो लोग मल्टीनेशनल में काम करते हैं उनकी बस बार ट्रांसफर हो रही होती है, कभी अमेरिका जा रहे होते हैं, कभी वो जो यूरोप में जा रहे होते हैं, कभी वो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलोकेशन और ओरिएंटेशन का फैक्टर जो है दैट इज अगेन एन इशू व्हिच इज टू बी डेल्ट बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर एक्सपेट्रिएट्स, अब जाहिर है आप अपने लोगों को बाहर अपनी डिफरेंट कंट्रीज में भिजवा रहे हैं तो उनको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे, वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या दूसरी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं यू हैव टू प्रोवाइड देम। सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रेजिंग द लोकल एंड इंटरनेशनल एम्प्लॉयज, लोकल आपके जो एम्प्लॉयज होंगे और जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज होंगे उसको किसी किसी आप ट्रेन करेंगे। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, इसमें भी यू कैन अडॉप्ट द डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अगर कुछ स्ट्रेटजीज आएंगी तो हम डिस्कस करेंगे। लाइक कुछ लोग ये करते हैं, कुछ इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो ये करते हैं कि आप अपनी पेरेंट कंट्री से हायर कर लेते हैं, उनको एक्सपेट्रिएट सेंड कर देते हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज। कुछ लोग जो है मिक्सअप करते हैं, कुछ लोकल कंट्री से हायर करते हैं लोगों को, कुछ लोग अपने हेडक्वार्टर से भेजते हैं। That is the strategies which can be adopted by the human resource department. Relation with the host governments in number of countries around the world. Now that is again issue कि आप जो different host जो governments हैं उनके साथ किसी के से आप relationship आप develop करेंगे, उनके अपने rules होंगे, उनको आप किसी के से follow करेंगे. So all these are the different challenges before the human resource management function department. Another aspect of broader scope of IHRM is that headquarter-based managers deal with the employees groups that have different cultural backgrounds. इसको भी हमने डिस्कस किया कि जो cultural आपका different backgrounds हैं तो you'll have to इसको मैनेज करेंगे आप, diversity को आपको मैनेज करना होगा. The headquarter manager must coordinate policies and procedures to manage expatriates. Expatriates में आपके जो parent country nationals हैं, host country nationals हैं, बाद दफ़ा आपके एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो ना पेरेंट कंट्री से होंगे ना होस्ट कंट्री होंगे, वो थर्ड कंट्री से आपने हायर किए होते हैं किसी थर्ड कंट्री से। तो उन सब लोगों को जो एक डाइवर्सिटी क्रिएट होगी उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। दैट इज अगेन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का जो रोल है दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल HRM। जी डाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज द डाइवर्सिटी? सर डिफरेंट कल्चर्स के लोग जब एक ही जगह पे काम करते हैं तो वो एक डाइवर्सिटी शो। जी, if there are the different people from the different cultures, from the different societies, from the different countries, तो वो जो सिचुएशन बनेगी उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। अब हम लोग जब पढ़ रहे होते थे तो हमें हमारे टीचर्स पढ़ा रहे होते थे कि डाइवर्सिटी जो है ना ये एक प्रॉब्लम है, बिकॉज इफ देयर आर द डिफरेंट employees from the different cultures, from the different societies, from the different countries, they may have the problems. ठीक है, तो वो हमें बता रहे थे कि प्रॉब्लम को डील किसी के से करना है ना। आज जब हम पढ़ा रहे होते हैं बाद तो हम इसको कहते हैं दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि डाइवर्सिटी जो है दैट कैन बी द अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, because if there are the different people from the different societies, they may have the different innovative ideas and the organization may cash those innovative ideas. So you see कि ये जो मैनेजमेंट के सिनारियोज हैं ये किसी के से चेंज होते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम। यानी पहले हम इसको प्रॉब्लम समझते थे, आजकल हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं डाइवर्सिटी को। बहरहाल वो चैलेंजिंग होती है और दैट शुड बी टेकन एज दी अपॉर्चुनिटी कि हम किसी किसी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एज अपॉर्चुनिटीज को किसी किसी यूज कर सकते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस को हमने पहले भी डिस्कस किया, जो डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं दैट प्लेड देयर ओन रोल। WTO, अब WTO में एक पूरा वो रूल्स हैं, कुछ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रूल्स हैं, वो यू हैव टू सी अबाउट दोज रूल्स। Then search for the new markets and reduced cost, rapid and expensive global communication, improving global education and global talent pool. That is again कि आपका जो है किसी के से you can hunt the global talent from all over the globe. Increase now these are the internationalization of the business के drivers हैं या reasons हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। Increase जो travel है, migrations, e-commerce का जो concept है, homogenization of the culture and consumer demands, knowledge sharing किसी किसी करनी है। Now come to the different strategies. So let's discuss the different strategies which can be used for
that international HRM scenario. अच्छा, इसमें देखें अगेन हम जो भी स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे तो यू विल फील कि उसमें ये दोनों जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन एंड लोकलाइजेशन. ठीक है, उस लोकलाइजेशन को हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं. ये आपको हर जितने भी हमारे मॉडल्स बनाए डिफरेंट स्ट्रेटजीज ने, तो ये आपको उसमें प्रोमिनेंट नजर आएंगे. इसी की बेस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं. The creation and implementation of IHR practices that helps to achieve an MNE's international vision objectives. Now, IHRM strategy formulation जो है, again, that is based on two major objectives या scenarios या issues, that is the centralization or integration. और जो दूसरा issue है जो भी हमने डिस्कस किया, that is the decentralization or differentiation. Now, let's discuss again these objectives or issues. अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रलाइजेशन और इंटीग्रेशन को. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ. इसका मतलब ये होगा कि जो अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो आपकी हेडक्वार्टर ही होगी, जिधर भी आपका हेडक्वार्टर लोकेट कर रहे हैं. सारी अथॉरिटी वही यूज करेंगे. जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, जो भी आपके प्रैक्टिस हैं, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो प्रैक्टिस हैं, वो आपको हेडक्वार्टर से ही गवर्न कर रहा होगा उसको ओवरऑल. दैट इज मेंट बाय सेंट्रलाइजेशन और इंटीग्रेशन. और उसके ऑपोजिट जो है दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंशिएशन. इसका मतलब ये है कि जो आपके लोकल सब्सिडीज होंगी वो अपनी अथॉरिटी यूज कर रही होंगी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगी ऑन दी हेडक्वार्टर. ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डिफरेंशिएशन. तो लोकल सिनेरियो का जो है दैट विल बिकम इम्पोर्टेंट. उनकी डिसीजन मेकिंग भी आपकी सब्सिडीज लेवल पे, डिफरेंट कंट्री लेवल पे हो रही होंगी, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कल्चरल और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोकल रिक्वायरमेंट्स. जी, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन. Yes, sir. Yes, sir, clear है. ओके, नाउ इसकी बेस पे, इन्हीं दोनों पर्सपेक्टिव्स की बेस पे ये इन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज देखे हैं, इसको डिस्कस करते हैं. देयर आर द थ्री मेन स्ट्रेटजीज जो इसमें हम डिस्कस करते हैं. इसमें यू कैन सी द डिफरेंट वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स इन्होंने लिए हैं. अच्छा, आप लोग जो ना रिसर्च के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग आगे जाके रिसर्च भी करते हैं. समटाइम्स आप खुद भी अपने मॉडल बना सकते हैं इसी बेस पे. आप अपने खुद वेरिएबल डिसाइड करें और अपना मॉडल बनाएं और प्रेजेंट करें, इन द रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करें. तो ये थोड़ा सा तरीका यही होता है मॉडल बनाने का कि हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद लॉजिकली हम अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताते हैं, लेकिन उसकी आर्गुमेंटेशन और उसकी जो लॉजिक है दैट शुड बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो इसमें जो ये जो मॉडल है, इसमें इन्होंने तीन स्ट्रेटजी जो डिफाइन की हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द टू वेरिएबल्स. एक आपका जो वेरिएबल है दैट इज लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज मेंट बाय लोकल रिस्पॉन्सिवनेस. इसको हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं. और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, जो दूसरा वेरिएबल इन्होंने लिया, दैट इज द ग्लोबल इंटीग्रेशन. ठीक है, ग्लोबल इंटीग्रेशन अगेन के जो सेंट्रलाइजेशन और इंटीग्रेशन होगी वो सेंट्रलाइजेशन होगी, यानी हेडक्वार्टर का कंट्रोल होगा. इसकी बेस पे इन्होंने तीन किस्म की जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिफाइन की हैं. नाउ इसमें फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज द ऑटोनमस IHRM स्ट्रेटजी. ऑटोनमस IHRM स्ट्रेटजी, इसको हम मल्टी डोमेस्टिक बिजनेस स्ट्रेटजी भी कहते हैं और इसको हम पॉली रीजियो सेंट्रिक HR ओरिएंटेशन भी कहते हैं. ये डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल HRM. तो एक ही मतलब होता है इनका. अब ये देखिए इसमें इसका मतलब क्या है इस स्ट्रेटजी का, कि आपकी जो दिस इज सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी वेयर द लोकल रिस्पॉन्सिवनेस विल बी हाई. ठीक है, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस विल बी हाई और आपकी जो ग्लोबल इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी लो. लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगी और आपकी जो ग्लोबल इंटीग्रेशन है दैट विल बी लो. So each subsidiary जो है that will have the freedom to develop its own strategies and they will implement their own HRM facilities. और वो बहुत कम डिपेंडेंट होंगी on the headquarter पे वो बहुत कम डिपेंडेंट होगी. सब मेन अगर कोई स्ट्रेटजी है, कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है तो they will look after towards the headquarter. अदरवाइज वो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस की बेस पे सारे डिसीजन ले रहे होंगे. So this is the autonomous IHRM strategy. Again,
दिस इज द स्ट्रेटजी इन विच जो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है उसको फोकस होगा, डिसीजन अथॉरिटी जो होगी वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोकल सिनारियो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं और बहुत कम डिपेंडेंट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द हेडक्वार्टर फॉर द डिसीजन मेकिंग। नाउ द अदर स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं दैट इज द रिसेप्टिव IHRM स्ट्रेटजी। रिसेप्टिव IHRM स्ट्रेटजी, इसको हम ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी भी कहते हैं और इसको हम एथनोसेंट्रिक HR ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तकरीबन ये साइनोनिमस वर्ड्स हैं जो डिफरेंट बुक्स में यूज होते हैं। अगेन जो रिसेप्टिव IHRM स्ट्रेटजी है इसमें जो है दैट इज कंसर्न विद द हाई डिग्री ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड लो डिग्री ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ इन दिस केस जो आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन होगी वो दैट विल बी ऑन द हायर लेवल और जो आपकी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस होगी दैट विल बी ऑन द लो लेवल। तो ईच सब्सिडी इज टाइटली कंट्रोल्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर, ठीक है, विद लिटिल लोकल फ्रीडम। यानी आपकी जो सब्सिडी है वो जो है उसको सब सब्सिडी को कंट्रोल कर रहा होगा, आपका हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा होगा और वो सारे जो है अथॉरिटी यूज कर रहा होगा और जो आपकी लोकल सब्सिडीज होंगी वो इसको जस्ट इम्प्लीमेंट कर रही होंगी और दैट इज इम्पोर्टेंट। और बोथ जो लोकल उसका आपका जो अथॉरिटी है वो दैट विल बी ऑन द मिनिमम साइड, दैट इज मेंट बाय द ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी। इसी तरीके से जो थर्ड स्ट्रेटजी है दैट इज एक्टिव IHRM स्ट्रेटजी। इसको हम ट्रांजिशनल बिजनेस स्ट्रेटजी भी कहते हैं, इसको हम जियोसेंट्रिक HR ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इस केस में अगेन इसमें आपके जो लेवल ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है दैट विल आल्सो हाई एंड द लेवल ऑफ जो आपकी ग्लोबल इंटीग्रेशन है दैट विल आल्सो बी हाई। तो इसमें जो फोकस है दोनों चीजों पे हम फोकस करेंगे, यानी इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसको आपका हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा होगा और बहुत से ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें हमने अथॉरिटी भी दी होगी सब्सिडीज को, वो सब्सिडीज जो हैं अपने लेवल पे चीजों को कंट्रोल कर रही होंगी और डिसीजन मेकिंग कर रही होंगी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट मॉडल विद रिस्पेक्ट टू दी जो आपकी इंटरनेशनल HRM की जो स्ट्रेटजीज होती हैं। ये क्लियर हुआ मॉडल? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आस्क द क्वेश्चन। No, sir. ओके, अगर इस मॉडल को हम कंपेयर करें नो सर। डिफरेंट जो इंटरनेशनल बिजनेस फॉर्म्स पढ़ी है ना तो उसमें भी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। उसमें भी हमने यही चीज डिस्कस की थी कि जिसमें लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंपैरिजन किया था। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दैट इज रेलेवेंट टू दी इंटरनेशनल जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। Okay, strategic international human resource management. Strategic M&E components, inter-unit linkages, how M&E is managed, geographically dispersed operating units to balance pressure for integration and differentiation. इसको हमने डिस्कस किया कि ये जो है मेजर चैलेंज होता है कि वो किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करेंगे बिटवीन द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटरनल ऑपरेशंस, हाउ ईच यूनिट ऑपरेट्स विद इन इट्स लोकल एनवायरनमेंट, लॉज, पॉलिसीज, कल्चर्स, क्योंकि लोकल सिनेरियो भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑपरेशंस भी उनके इंपॉर्टेंट होंगे, उसको भी आपने देखा है कि लोकल एनवायरनमेंट आपकी कैसी है। सो दैट इज अगेन इसको हमने डिस्कस किया कि ये चैलेंज होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं। इसके अलावा आपके कुछ एक्सोजीनियस फैक्टर्स होते हैं जो आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट जो आपकी एंटरप्राइजेज होती हैं। फैक्टर्स एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड M&E's कंट्रोल बट अफेक्ट द IHRM इश्यूज, फंक्शंस एंड पॉलिसीज लाइक नेशनल कल्चर। अब हर कंट्री का जो नेशनल कल्चर है दैट इज डिफरेंट और ये जो नेशनल कल्चर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, आपकी हायरिंग में, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपकी कंपनसेशन में और डिफरेंट अदर्स जो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस हैं उसको वो इफेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, अगर आपकी एक ब्रांच पाकिस्तान में है, एक ब्रांच जो है सब्सिडी अमेरिका में है तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक कंडीशंस। HRM के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप देखेंगे कि किसी किसी आप उसको एडजस्ट करेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम्स, वर्कफोर्स करैक्टरिस्टिक्स जो हैं दैट मे बी डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट ग्लोब। सो दीज आर द एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन यू हैव टू सी कि आप किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक हमारा ये खत्म हो रहा है सेशन।
5 मिनट ब्रेक्स के बाद दोबारा हम स्टार्ट कर देंगे. Okay, sir. राइट सर. Okay, class, we were discussing different factors which are important for the strategic international human resource management के point of view से. There were the exogenous factors. There are some endogenous factors as well which should be managed by the human resource managers. These factors are internal and controllable by the MNEs. Example, structure of the organization. Now, इसको भी हम discuss करेंगे. There are the different structures which can be adopted in the international scenario और human resource के point of view से. Now, ये वो चीजें हैं जो हम control कर सकते हैं. We can use the different options as far as the structure of the organization is concerned. Then stage of the internationalization कि किस stage पे हम काम कर रहे हैं. Stage means the different forms of international business. Then business strategy कौन सी हम use कर सकते हैं. So all these are the endogenous factors which should be managed by the managers. IHRM issues that result from the inter-unit and intra-unit needs and challenges. IHRM functions, resources, time, energy, and money allocated to the HR department. IHRM policies and practices, development of general guidelines, how individuals will be managed, formal and actual daily practice. So all these are the different issues which are important from the international point of view. Then M&E concerns and goals, global competitiveness. Again, this is important कि आपकी जो वर्क फोर्स होनी चाहिए वो ग्लोबली उसकी उसी तरह की कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए. आपकी जिस कंट्री में आपकी सब्सिडी है तो वो आपकी जो मेन पावर है दैट शुड बी कॉम्पिटिटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. एफिशिएंसी इज देयर, लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और इसका फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है दैट शुड बी देयर. ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज. ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट अगेन ये भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि किस तरीके से हम नॉलेज को जो है मैनेज करेंगे, उसको ट्रांसफर करना है. दैट इज अगेन टू बी सीन बाय द मैनेजर्स. Design and structure of the multinational enterprises. International organizations need appropriate structure to effectively conduct business. The development and complexity of international business is forcing firms to create new forms of organizations because firms have to deal with greater number of countries, have to protect greater level of foreign investment, deal with the political uncertainties. So designing effective global organization structure is key to dealing with these challenges and pressures and competing effectively in this new environment. तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा और जो उसका डिजाइन होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन तकरीबन एज अ साइनोनिमस हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज द फॉर्मुलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट्स. ठीक है, जिस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है जो आपकी हायरार्की को दिखा रहा होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को शो कर रहा होता है. Headquarters, subsidies, strategic business units, product lines, jobs, positions, reporting relationships को show कर रहा होता है. Number of levels of hierarchies क्या है, span of control क्या है, certain जो इसकी creation of departments कौन-कौन से होंगे, उनकी communication जो है वो भी show कर रहा होगा. ये जो organizational structure है, integration और coordination का क्या level है, that should also be reflected in the organizational structure. The other is अच्छा इसमें span, what is span of control? ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है उसका पार्ट होता है ना, अथॉरिटी, कमांड ऑफ अथॉरिटी और स्पैन. सर कितना कंट्रोल होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स तक जाता है? लेवल तक नहीं, इसका एक टिपिकल मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पैन ऑफ कंट्रोल. सर मतलब कि जैसे आपकी मतलब कोई हेड, उसके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं? जी, दैट इज द पॉइंट कि कितने लोग जो है किसी एक पर्टिकुलर हेड को रिपोर्ट करेंगे. अगर 4 बंदे किसी को हेड को रिपोर्ट कर रहे हैं तो स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका 4 पीपल होगा. नो, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए, इसकी भी थोड़ी सी लॉजिक होती है, उसको कभी डिस्कस करेंगे. देयर आर द डिफरेंट सिचुएशंस के
कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए या स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होना चाहिए. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल सिनेरियो दैट शुड आल्सो बी एग्जामिन कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल किस तरीके से ज़्यादा हो या कम हो, ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो लोग काम कर सकें. Organizational design जो है that is the process or style used by the management to arrange these various departments. So ये एक process है. Organizational design को हम कहते हैं that is the process. Organizational structure है that is the arrangement. Organizational design is a process while organizational structure is an outcome. Otherwise we can take it as synonymous also. Factors to be considered for design process and organizational structure. इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म एंड स्टेज ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्टेज पे इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं. एक तो उसका फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेज कौन सी है, अपनी इनिशियल स्टेज पे हैं, ग्रोथ स्टेज पे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. उसके अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिफाइन दैट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर. अमाउंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड फॉर फर्म स्ट्रेटजी. अब इसमें आपको किस लेवल तक इंटीग्रेशन चाहिए, किस लेवल तक आप लोकलाइज करना चाहिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. अब जाहिर है अगर आपकी इंटीग्रेशन ज़्यादा है तो उसका जो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. अगर आपकी लोकलाइजेशन आपकी ज़्यादा होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखाना चाह रहे हैं, डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी डिफरेंट. नेचर ऑफ होस्ट जो गवर्नमेंट है उसकी क्या है, उसको देखेंगे. डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एमएनईज बिजनेस ऑपरेशन, कितनी डाइवर्सिफाइड है आपके बिजनेस ऑपरेशंस, और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है विद इन द एंटरप्राइज इटसेल्फ. ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिफाइनिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन. Level of structural departments. The subsidy can be used initially to establish the firm's international business. The primary concern will be transferring technology, products and management from headquarters to the foreign subsidiaries. Now ये तो बड़ा एक बेसिक लेवल होता है कि जब हम अपनी सब्सिडीज बनाते हैं तो बेसिकली you have to transfer your technology, products and management to those foreign subsidiaries. After establishment of international business, firms will use the subsidies to operate its international strategy by developing the multinational network of the business centers. जब वो थोड़ा सा आपका ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है, जो आपकी फॉरेन सब्सिडीज पे आ जाती हैं, जो ग्रोथ लेवल पे आ जाती हैं, देन दे विल स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन देयर ओन single product, service business, multi business enterprise. Now these are the different businesses. Accordingly you'll have to define about the levels of the structural developments. यानी अगर आपका सिंगल प्रोडक्ट है या सिंगल आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर ज़ाहिर बिल्कुल डिफरेंट होगा. अगर मल्टी बिजनेस है, मल्टी प्रोडक्ट्स सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं तो उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी डिफरेंट. When firms have high ratio of assets, sales, employees outside of its home country, the subsidiaries become leaders in creating the new market share. ठीक है. The more assets and employees a firm has in its foreign subsidiaries, the more languages, cultures, and time zones it has to deal with, the more complex that structure will need to be. इसमें again these cultures, languages issues और बाकी जो सारे issues हैं, जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर जो है दैट विल आल्सो बी बिकमिंग कॉम्प्लेक्स. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा. Designing the multinational enterprise. Multinational enterprises need to be a multi-dimensional network of business. Global customer demand single points of business contact and global strategies seek simplified reporting structures. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चॉइसेस, दो तरह की चॉइसेस हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. ये वैसे नॉर्मली भी अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस में भी हम इसको डिस्कस करते हैं, इन द सेम वे हम इंटरनेशनल बिजनेस में इसको डिस्कस करते हैं. अगेन इसमें देखें जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं उसमें फर्स्ट फ्रेमवर्क इज अगेन रिलेटेड और बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो हमने डिस्कस किया था. सेकंड जो फ्रेमवर्क है वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, जो आपके फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, डिविजनलाइजेशन होती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा फ्रेमवर्क है. तो वी कैन यूज आइदर ऑफ दीज फ्रेमवर्क्स. अब इसमें देखें कि इसमें जो आपका फर्स्ट फ्रेमवर्क है दैट वाज इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें क्या स्ट्रक्चरल चॉइसेस हैं. वी कैन हैव द 4 डिफरेंट चॉइसेस. ये भी वही हैं जो फॉर्म्स और अभी जो हमने डिफरेंट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी डिस्कस की थी उसी से रिलेट करती हैं ये वाली स्ट्रेटजीज भी. ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज हैं. Now, first framework, इसको हम कहते हैं first framework, based on the integration and coordination.
इसमें जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसको बल्कि देखते हैं डिटेल में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप जैसे कि आपकी जो इंटीग्रेशन है वो भी लो है, और जो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है दैट विल आल्सो बी लो। So organizations with international structure face weak pressures for local responsiveness and weak pressures for worldwide integration. Foreign subsidies may be dependent on headquarters for resources and limited direction, but have freedom to adopt the local conditions. यानी इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते आप हेडक्वार्टर पे भी और लोकल पे भी आप 100% फोकस, एक जो है इन बिटवीन वो चल रहा होता है स्ट्रक्चर। जी, इज इट क्लियर? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यस सर। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस भी कम है और इंटीग्रेशन भी इसमें कम है। मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लोकल रिस्पॉन्सिवनेस विल बी हाई और इंटीग्रेशन विल बी लो। These organizations face strong pressures for local responsiveness and weak pressures for the worldwide integration. Key personnel in subsidiary offices are form of companies' home office with key decisions at corporate headquarters. The human resource department role become more complex and difficult and provide number of services such as relocation, compensation, training for the international assignees. ठीक है, ये आपका जो लोकल आपका सिनारियो होगा, जो सब्सिडीज होंगी वो ये मेजर डिसीजंस इस केस में कर रही होंगी मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इन विच दी लोकल रिस्पॉन्सिवनेस इज हाई, और बहुत ही कोई मेजर डिसीजन है, कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, वो फिर आपका हेडक्वार्टर कर रहा होगा। सिमिलरली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी और इंटरनेट जो आपकी इंटीग्रेशन हाई होगी, यानी जो मेजर कंट्रोल होगा दैट विल बी फ्रॉम द हेडक्वार्टर। जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो कंपनसेशन आपने प्रोवाइड करनी है, इसके अलावा जो डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स अदर फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या क्या आपने बेनिफिट्स देने हैं एम्प्लॉइज़ को, आपके हायरिंग फायरिंग के क्या रूल्स होंगे, वो मेजर आपका हेडक्वार्टर ही डिसाइड कर रहा होगा with minor changes with respect to the local responsiveness. So these organizations face strong pressure for worldwide integration and weak pressure for local responsiveness. Subsidies are heavily managed and controlled by the headquarters. Assets and resources are centralized. Subsidies are dependent for assets and resources on headquarters. Human resource decisions are made at headquarters and implemented worldwide. तो वो एक ग्लोबली एक ही तरीके से जो है ऑपरेट हो रहे होंगे जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड डिसीजंस होंगे। Transitional organization structure, इसमें these organizations face strong pressure for worldwide integration and local responsiveness. HR policies are based on collaborative process between headquarters and subsidiaries. यानी इसमें दोनों का रोल होता है, हेडक्वार्टर पर अपना रोल प्ले कर रहा होता है, जो आपकी सब्सिडीज होती हैं, जो लोकल सिनारी होती है, लोकल सब्सिडी वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं, और बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोलेब्रेशन वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं related to all of the human resource management functions. ओके, ये ग्राफ भी आपकी वही शो कर रहा है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस को, इंटीग्रेशन को, एंड ये डॉटेड लाइंस और ये जो आपकी दूसरी लाइंस हैं वो शो कर रही हैं कि किस केस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल होगा। लाइक ट्रांजिशनल जो आपका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें आपका हेडक्वार्टर का मेजर रोल होगा और आपकी सब्सिडीज भी मेजर रोल प्ले कर रही होंगी, ठीक है। मल्टी डोमेस्टिक में ये डॉटेड लाइंस जैसे शो कर रहे हैं कि हेडक्वार्टर का रोल कम होगा और सब्सिडीज का जो रोल है दैट विल मेजर डिसीजन जो है सब्सिडीज कर रही होंगी रिगार्डिंग द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। सो दैट इज द सेम मॉडल जो अभी हमने डिस्कस किया है। अच्छा, ये अभी हमने डिस्कस किया कि दो फ्रेमवर्क होते हैं, एक आपका फ्रेमवर्क था विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एंड द सेकंड फ्रेमवर्क जो है विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस यूनिट्स डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चॉइसेस जो है सेकंड फ्रेमवर्क इज विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस यूनिट्स डिवीजन्स विद इन द हेडक्वार्टर एंड द सब्सिडीज। ये आपका फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर होता है, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हम कहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा जो फॉर एग्जांपल विद इन दी अगर ह्यूमन रिसोर्स आपने उसकी स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अलग से डिपार्टमेंट होगा, कंपनसेशन जो है उसका अलग से डिपार्टमेंट होगा,
ठीक है। अगर हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन अलग से होगी। दूसरा जो है दैट इज द प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर, कि उसमें हम प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ ऐसी मल्टीनेशनल आपने देखी होंगी कि वो डिफरेंट उनके जो एसबीयूज होते हैं ना, उनके अंडर, हर एसबीयू के अंडर उनका डिफरेंट एचआर डिपार्टमेंट होगा, उसका डिफरेंट मार्केटिंग उसका डिपार्टमेंट होगा। तो दैट इज ट्रू फॉर दी जो आपके ग्लोबल जो बिजनेसेस हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज स्केल पे जो ग्लोबल स्केल पे काम कर रही होती हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर दैट कैन आल्सो बी अडॉप्टेड। सिमिलरली ज्योग्राफिकल हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्लोबल मैट्रिक्स अगर हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करें तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, विच कैन बी द combination of either of these structures. Functional division structure, department in a functional structure are organized according to the functions. International organizational structures, subsidiaries report directly to CEO or VP or the functional departments. ठीक है, तो ये आपकी जो डिफरेंट सब्सिडीज होंगी वो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स को हेड्स को रिपोर्ट करेंगी, और वो जो हेड है अपने फर्दर सीईओ को रिपोर्ट कर रहा होगा। तो दैट इज द फंक्शनल डिवीजन स्ट्रक्चर। ये इसकी एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग का अलग से फंक्शन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन जो नॉर्मल डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, इसी तरीके से अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके अलग से डिविजन अंदर बने होंगे। सेकंड जो इसमें स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल जो हम यूज करते हैं दैट इज द प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर। Departments in a functional structure are organized according to the product divisions. Each product line contains all business functions like sales, finance, HR. Global organization structure के point of view से हम डिस्कस करते हैं। Managers at headquarters make most of the product decisions and input from the subsidiaries is very limited. यानी ये जो product division structure है that is more suitable for the global organization structure. Global organization structure के लिए ये ज़्यादा suitable होगा जिसमें हेडक्वार्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, जिसमें इंटीग्रेशन ज्यादा होगी। दिस इज द ग्लोबल, ये वाला इसकी टाइप है इसकी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी जो डिफरेंट आपके एसबी यूज होते हैं, जो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अपने अपने अलग से डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का सेपरेट डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च का सेपरेट होगा, एचआर का भी सब समटाइम्स सेपरेट होगा। सिमिलरली एवरी प्रोडक्ट और द एसबीयू विल हैव द सेपरेट डिपार्टमेंट्स। This is termed as product division structure. जी, SBU का बेसिक पर्पस क्या होता है? किसका? सॉरी क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ। सर SBU का बेसिक पर्पस क्या होता है? SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का। SBU क्या होता है? How will you define SBU? सर यही मेरा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल में प्लानिंग होती है नेक्स्ट फ्यूचर की, जैसे प्रपोजल्स वगैरह। ये नहीं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं उनको तो क्लियर होगा, ये तो पढ़ते हैं बेसिक मार्केटिंग में पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में। सर नेक्स्ट अपना फ्यूचर प्लान्स बनाना प्रिपेयर करना होता है ना करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से। नहीं, वो तो एक सेपरेट वो चीज है ना, इसको पहले डिफाइन तो करें ना, एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये कभी नहीं, मार्केटिंग में कभी नहीं पढ़ा एसबीयू। बीसीडी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ आपने? बीसीडी मैट्रिक्स सर पढ़ा हुआ है। क्या होता है बीसीडी मैट्रिक्स में? सर बेसिकली जो मतलब शायद विद इन द जो बिजनेस है एक अलग एक यूनिट होता है जो प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। देखिए इसमें अगर हम मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का मतलब ये होता है जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। एक तरह के प्रोडक्ट, अगर कोई कंपनी है डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बना रही है, तो एसबीयू में आपके एक ही तरह के रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक सेपरेट गोल होता है, उनका सेपरेट, जैसा लीवर ब्रदर है उसके डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक ही तरह अगर वो लाइक सोप्स वगैरह बना रहे हैं या इस किस्म की चीज़ें बना रहे हैं, शैम्पू बना रहे हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा सेपरेट से। इसी तरीके से दूसरे अगर रिलेटेड अगर ड्रिंक्स वगैरह वो बना रहे हैं तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होगा। तो ये मतलब होता है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का।
जी, इज इट क्लियर? राइट सर, यस सर, ठीक है। एक जो आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज वन स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। उनका समटाइम्स फिर हम अपना सेपरेट मिशन विजन बनाते हैं ना। ये उन कंपनीज के लिए होता है जो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे काम कर रही होती हैं। दे आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स वो ऑफर कर रही होती है मार्केट में। ठीक है। तो हर बिजनेस यूनिट के लिए फिर वो अपना अपना उनका सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जाहिर है अगर आपका वो स्मॉल स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना इस पे। ये तो लास्ट के लोग नजरिए ग्लोबल बिजनेस जो होते हैं उसके लिए डेट स्ट्रक्चर विल बी मोर सुइटेबल, जो आपका प्रोडक्ट डिवीजन स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो बीसीजी मैट्रिक्स और ये सारा जो हम डिस्कस करते हैं वो इसी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। कि लेट मी थर्ड जो इसमें स्ट्रक्चर है दैट इज द जियोग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट डिवीजन टिपिकली गिव्स वे टू जियोग्राफिकल डिवीजन। ये आपको क्लियर हुआ एसबीयू का सबको? अगर कोई है तो हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं इसको। नो सर, क्लियर हो गया है इसको कि पढ़ के हर आना है बिजनेस दोबारा के आपने अपने इसको सेपरेट पढ़ना। प्रोडक्ट। हाँ जी। जियोग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर। प्रोडक्ट डिवीजन टिपिकली गिव्स वे टू द जियोग्राफिकल जैसे नाम से पता चल रहा है जियोग्राफी के हिसाब से हम हर कंट्री के हिसाब से जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड दैट स्ट्रक्चर जो है दैट विल बी मोर सुइटेबल फॉर मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी। So this structure gives a way to geographical division structure with each region, यानी region के वाइज से हम इसकी structuring करते हैं, becoming an independent division reporting directly to the CEO। हर रीजन जो है वो फिर ऊपर जो है रिपोर्ट कर रहा होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। लाइक ये आप देखेंगे हेडक्वार्टर है, अब ये रीजन है जिस आप रीजन डिवाइड किए होते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर कि ये मेरा रीजन है, ये कि दूसरे मैनेजर का रीजन है। उस रीजन के अंदर फिर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, फंक्शनलाइजेशन होती है, और वो हर रीजन ये डिफरेंट फंक्शंस अपने अपने रीजन को रिपोर्ट कर रहे होंगे, और वो जो डिफरेंट रीजन है वो अल्टीमेटली अपने हेडक्वार्टर को या अपना चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो रिपोर्ट कर रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, जियोग्राफिकल डिवीजन स्ट्रक्चर। ये जो हम स्ट्रक्चर्स डिफरेंट पढ़ रहे हैं ये दैट इज आल्सो ट्रू फॉर द डोमेस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप इंटरनेशनल अगर बिजनेस नहीं भी कर रहे तो ये आपकी डोमेस्टिक के लिए भी ये वाले स्ट्रक्चर में अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है अडॉप्ट करते हैं। ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर। ग्लोबल मैट्रिक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। It involves two or more lines of reporting to the local national boss plus to the headquarter to coordinate many critical components of the firm। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर होता है। बाद में बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि उसमें हम जो है इस ऐसा भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि लोकल भी आप रिपोर्ट कर रहे हो अपने लोकल बॉस को भी, और फिर आगे हेडक्वार्टर को भी डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो। तो दीज इसके डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ कमांड। यूजुअली मैनेजमेंट का पॉइंट व्यू होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। डिवाइडेड लॉयल्टीज भी हो सकती हैं अगर आप डिफरेंट लोगों को रिपोर्ट कर रहे होंगे। तो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोबल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। यानी अब देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये प्रोडक्ट रीजन वाइज भी है और प्रोडक्ट वाइज भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करके जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट विल बी द यू नो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। Okay, in the traditional IHRM, HR services can be provided to the subsidiaries by HR personnel from the headquarters or hire local HR country manager. Both options may have its own drawbacks. अब इसमें देखें जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका जो HR मैनेजर है, यू कैन आप एज ए एक्सपेट्रिएट अपने मैनेजर को भेज सकते हैं किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में, या फिर लोकल मैनेजर को भी आप हायर कर सकते हैं। जो भी स्ट्रेटजीज अपना अडॉप्ट करेंगे दैट मे हैव इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपेट्रिएट अपने किसी मैनेजर को भेजते हैं हेडक्वार्टर से तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जी क्लास
अगर आप अपने हेडक्वार्टर्स जो आपका होस्ट कंट्री है उधर से मैनेजर को भेजते हैं किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, उधर उसकी अपॉइंटमेंट कर देते हैं, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे? सर लर्निंग एक तो मेन चीज है कि मैं लर्निंग दूसरी कंट्री के जो उनके तरीके होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज गाइडलाइंस वगैरह वो सीख सकते हैं, न्यू आइडियाज वगैरह हो गई। आई थिंक जो एक कौन है वो ये हो सकता है कि लैंग्वेज बैरियर का शायद इशू हो, या थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस हो, तो शायद जो उनका जो लोकल बंदा गया उसको शायद इतनी समझ ना आए कि मतलब उनका स्ट्रक्चर वगैरह। जी यू आर राइट। एक तो देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आप अपनी हेडक्वार्टर से भेज रहे हैं ना, हु इज ऑलरेडी फेमिलियर विद द डिफरेंट रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, कि उसको सब रूल्स का, पॉलिसीज का, स्ट्रक्चर का, कल्चर का, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पता है। एक तो ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो आपको अपने रूल्स का तो पता है डोमेस्टिक, लेकिन आपकी फॉरेन कंट्री के क्या रूल्स हैं, उधर क्या कल्चर है, वो आपको दोबारा से लर्निंग उसकी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप लोकल आप जो है उधर की फॉरेन कंट्री से हायर करते हैं, उसके भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज होंगे। उसका एडवांटेज क्या होगा कि उसको लोकल सिनेरियो का पता होगा, कल्चर से वो प्रोमिनेंट होगा, लैंग्वेज उसकी क्लियर होगी, ही कैन इजीली कम्युनिकेट विद ऑल द स्टेक होल्डर्स। लेकिन नुकसान क्या होगा कि वो कंपनी नहीं होगी, उसके उसको देखना पड़ेगा उसके जो मेजर रूल्स क्या हैं जो हेडक्वार्टर के हैं, ठीक है। तो एवरी जो भी हम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं दैट मे हैव इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड द कंपनी मे हैव डिसाइड कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स। So headquarter HR managers are often incapable in managing the HR practices outside of their own countries due to the lack of interpersonal exposure and due to the legal and cultural complexity of host countries. While locals may not be cost effective and often lack of HR strategies used by the headquarters. ये वही चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं दोनों, जो भी हम स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। The remedy is through modern IT and communication technologies. Here we use the new structure for delivery of HR services to subsidiaries called as shared services, where individual country operations can specialize in varying aspects of international HR services and then through intranets countries can assess them. Now ये जो आपकी जो है इसका टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हम बैलेंस कर सकते हैं जो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें इधर बैठे बैठे बहुत सी चीजें जो है समटाइम्स दे कैन कंट्रोल थ्रू दी टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने ये जो थोड़े से इसके जो डिसएडवांटेजेस है उसको कंट्रोल करने में दैट प्लेड इट्स ओन रोल। सो ये फर्स्ट सेशन था आज की क्लास का हमारा, दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, लेट्स हैव 15 मिनट्स की मेरे ख्याल नमाज की ब्रेक ले लेते हैं, तो देन वी विल। यस सर। सर ये हमारे बुक का कौन सा चैप्टर है? ओके, ये जो स्लाइड्स हैं ये एक डिफरेंट बुक्स हैं, दैट इज आई थिंक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर से मैंने लिए हुए हैं। तो मैं देखूंगा अगर मेरे पास सॉफ्ट मटेरियल हुआ तो मैं आपको उसका चैप्टर भेज दूंगा। ठीक है जी, लेट्स हैव ब्रेक। ओके सर। राइट सर। ब्रेक ले लेते हैं, देन थोड़ा सा इसका पोर्शन डिस्कस कर लेंगे दोबारा। ठीक। G class, in the previous session, we discussed about the different international human resource management strategies. In this session, we will discuss about the different international employment law,
लेबर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल एथिक्स। ज़हीर, आपको अब आ रही है क्लियर आवाज़? जी सर, अब आवाज बेहतर है सर। पहले मुझे सही आवाज नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आपका मेरे ख्याल थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मैं कोशिश करूंगा ये आपका ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये डाल दूंगा उसमें यूट्यूब में, और आपको लिंक भेज दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग आफ्टर। सर, वो बहुत आसान हो जाएगा अगर यूट्यूब पे आप अपलोड कर दें तो। जी, मैं अपलोड कर दूंगा इसको। थैंक यू सो मच सर। Okay, as we know that every country has its own laws and regulations, and when MNEs do their businesses in more than one country, it has to abide by the laws of that country, but also of the home country. Now again, ये जैसे हमने डिस्कस किया कि ये थोड़ा सा इश्यू रहता है बिफोर द मैनेजर्स, कि उनको दोनों को देखना है, अपनी होस्ट कंट्री को भी देखना है, और अपनी जिधर वो फॉरेन कंट्री है उसको भी देखना है, और उनको जो भी रूल्स होते हैं दायरा उनको किसी ना किसी लेवल तक उनको ओबे करना है उन रूल्स को। Failure to comply with local employment laws and any regional and international standards can carry the liabilities at many times. बाद में पेनल्टीज भी लग जाती हैं ऑन द पार्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, अगर आप उनकी लोकल जो लॉज हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज स्पेशली, उनको ओबे नहीं करते। तो इस तरह से दैट इज द मेजर चैलेंज फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। The institutional legal context of international labor laws, okay, इसमें थोड़ा सा मैं at least 3 different major legal systems operate in nationals of the world. Law establishes the rules for the behavior enforced through the institutions. It shapes government economies and society in many ways. Common law, civil code of law, religious law होते हैं। ये 3 तरह के मेन लॉज होते हैं जो बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। ये इंस्टीट्यूशनल जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है फॉर द डिफरेंट इंटरनेशनल बिजनेसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जितने भी लॉज होते हैं आपको ये ओबे करने पड़ते हैं व्हेन यू आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। कॉमन लॉ जो है, दिस लॉ वाज डेवलप्ड इन यूके एंड इट्स कॉलोनीज एंड इन यूएस। और सीधे सिविल कोड लॉ, ये जो इंटरनेशनल लॉज है थोड़े से इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये ज़ाहिर है आपको रिलीजियस लॉ जो हैं, अगेन the most common type of which is Islamic law, which refers to the way Muslims live. It is derived from the Quran and Sunnah, having to deal with the 3 very different legal systems. It is necessary for the funds to understand the differences in order to know what to expect and how to behave accordingly, particularly relating to the management and HRM policies and practices. So ये जो common law है जो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, सिविल कोड लॉ है, देन रिलीजियस लॉ है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं कंट्रीज में, तो अकॉर्डिंगली जो डिफरेंट लॉज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, यू हैव टू ओबे ऑल ऑफ दोज लॉज। इसी तरीके से डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व विद एस्टैब्लिशिंग द लेबर स्टैंडर्ड्स। लेबर स्टैंडर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्होंने डेवलप किए होते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं वाइल डूइंग द डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़, और स्पेशली जो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स हैं, कितने घंटे आपने काम करना है, पर वीक कितना काम ले सकते हैं, मिनिमम वेज क्या होगी, उनकी सेफ्टी कंडीशंस क्या प्रोवाइड करनी है आपने, ठीक है। ऑल ऑफ दीज जो लॉज हैं, दायरा इंटरनेशनल लॉज हैं ये, तो यू हैव टू ओबे दीज लॉज। यूनाइटेड नेशन के अपने लॉज हैं, इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक IMF के रूल्स हैं, तो यू हैव टू सी ऑल ऑफ दीज रूल्स। Following are the employment standards as stated by these international organizations. ये different जो rules and conditions हैं इनकी, इन्होंने define किए हुए हैं अपने different जो इनके ordinance हैं और rules हैं। Freedom of association to organize unions, equal employment opportunity and non-discrimination के laws हैं। Prohibitions against child labor and forced labor, ये बड़े strict law हैं, और पाकिस्तान के point of view that is very important। आपको पता है किसी ज़माने में पाकिस्तान के जो ये फुटबॉल थे सियालकोट के, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, जो इंटरनेशनल हमारे फुटबॉल की कॉम्पिटिशंस होते थे। तकरीबन 70% 80% पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, लेकिन सिर्फ इस वजह से उन लोगों ने रोक दी, जैसे
पाकिस्तान से परचेज रोक दी कि वो उधर से पता चला कि वो चाइल्ड लेबर करवाते हैं। बाकायदा जो WTO के अगर आप उसमें देखें डिफरेंट बुक्स में उन्होंने उसमें पिक्चर्स के साथ जो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें दी हुई हैं जो बैठ के जो फुटबॉल सी रहे हैं और दे आर इन अ वेरी पुअर कंडीशन। वो इतना ज़्यादा फिर वो उन्होंने इसको अपने हाईलाइट किया, इसको प्रोपागेंडा किया कि वो पूरा जो है कैप्चर वो उन्होंने किया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंटरनेशनल अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस है दैट कैन बी सफर्ड। Standards of safety and health, grievance and dispute resolution procedures क्या होते हैं, use of monitors to audit the employment practices. So all these are the different rules which should be adopted by the different human resource managers in the international scenario. Business should support the human rights consultations with worker groups prior to carry out substantial changes such as workforce reduction and plant closures. आपने plant को close करना है, अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है तो उसमें भी देयर आर द डिफरेंट रूल्स जो आपने ओबे करने हैं। ठीक है, आप आपने हायर फायर करना है, डाउन साइजिंग करनी है तो देयर आर द रूल्स व्हिच यू हैव टू ओबे। फॉर एग्जांपल आपको नोटिस देना पड़ता है, पहले उससे रीजन लेनी पड़ती है या उसको 1 मंथ की पे देनी पड़ती है। ठीक है, विदाउट डूइंग दैट यू कैन नॉट फायर द एम्प्लॉय एंड ही कैन सू द ऑर्गेनाइजेशन। So therefore, all of these laws that should be complied by the different organizations. International Human Resource has responsibilities to develop IHR policy that can be employed in all the countries. IHR must comply with laws of countries in which they operate, comply with the international standards and supranational regulations, comply with extraterritorial laws of their headquarter country. National laws कुछ होते हैं national laws, कुछ होते हैं supranational laws. These are the laws of the each country and it varies from country to country. MNEs are bound to comply with national laws of the home and host country. दोनों countries को आपने देखना है। Supranational laws international organizations के जो laws होते हैं उनको हम generally कहते हैं supranational laws, like ILO के अपने rules हैं, United Nations के अपने rules हैं. These are usually referred as the सुपरनेशनल लॉज एंड ये भी बाइंडिंग होते हैं फॉर दी मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज, दीज आर द लॉज दैट अप्लाइज आउटसाइड टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। सो एवरी MNE मस्ट कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ इट्स पेरेंट कंट्री laws to its overseas operations, referred as extraterritorial laws. US laws with extraterritorial intent include most of its Anti-Discrimination and Foreign Corrupt Practices Act and Sarbanes-Oxley Act. अदर ये और इसी तरीके से यूएस के जो है these are the different particular laws हैं, एज डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। So you'll have to यानी other than your own country and other than to the international laws, आपको जो है फॉरेन कंट्री के लॉज को भी जो है you'll have to keep in mind कि उनको भी आपने ओबे करना है, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। Then MNEs must abide by the local rules to avoid any liability. Some reasons of concern for the MNEs IHR are immigration visas. ठीक है, आपने एक्सपेट्रिएट्स अपने भिजवाने हैं तो उनका इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर होगा, किसी के से उसको इमिग्रेशन उनकी होगी, वीज़ा वगैरह की क्या प्रॉब्लम्स होंगे। देन पर्सनल डाटा प्राइवेसी आपने रखनी है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वेदर दे आर द लोकल एम्प्लॉयज़ और द फॉरेन एम्प्लॉयज़। एंटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ये इम्पोर्टेंट हो जाती है एंटी डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यू आर हायरिंग बोथ फ्रॉम द होम कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री। Termination and reduction in force, again termination के अलग rules होते हैं, you have to adopt all of these rules. Termination and reduction in force. In most countries, individual employment is protected by an employee contract, including that it cannot be ended unilaterally by the employer. ये जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, आप unilaterally जो है किसी को भी फायर नहीं कर सकते, उसका बकायदा एक एग्रीमेंट होता है, उसकी कंडीशंस जो होती हैं। There is another concept, employment at will, practiced in United States, where employer has the right to terminate employee and employee has the right to quit anytime. Employment at will यानी शुरू में जो हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था, ये जो एम्प्लॉयमेंट एट विल का कि आप किसी भी टाइम पर इसको कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में शायद ये एप्लीकेबल है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट इज नॉट एप्लीकेबल एंड यू विल हैव टू गिव द नोटिस और यू विल हैव टू गिव 1 month's पे लाइक दैट, कुछ कंपनसेट करना पड़ता है बिफोर फायरिंग एन एम्प्लॉय। इन मेनी कंट्रीज employer right to terminate, lay off, reduce, restructure or outsource subcontract work is highly constrained. यानी बहुत ज़्यादा कंट्रीज में ये constraint होता है कि आप किसी के से नहीं कर सकते। Unilaterally you cannot take the decision.
Employee cannot be terminated on grounds of health and safety, union activity, or on the basis of gender, race, religion. Only these situations are seen as acceptable excuses for reduction in force. Notices and consultations are necessary. Business closure, यानी आपने बिजनेस को क्लोज करना है, तो that can be the right justification कि आप अपने डाउन साइजिंग कर सकते हैं या फायरिंग हायर फायर कर सकते हैं. वर्क प्लेस क्लोजर अपना हो रहा है, इकोनॉमिक कोई क्रंच आ गया है, ठीक है, इकोनॉमिक कोई डाउनफॉल है ओवरऑल इकोनॉमी, तो आप ये कर सकते हैं. अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यू कैन नॉट डू दैट. जी क्लास ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस? Yes, sir. Okay. Okay, international businesses increasingly involve concerns about the values and practices of MNEs where they conduct business outside of their country of origin. अच्छा, एक तो लॉज होते हैं जो आपके रिटन फॉर्म में होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो समटाइम्स रिटन फॉर्म में नहीं होती, और वो उसको हम एथिक कोड ऑफ एथिक्स भी बाद में रिटन फॉर्म में होते हैं, लेकिन एथिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें बाद दफ़ा रिटन फॉर्म में नहीं होती और आपको उनको ओबे करना पड़ता है. Especially in the international business scenario, international ethics and culture plays a very important role, and that is a very big challenge to be faced by the human resource manager, especially. In the areas of global ethics, even best informed executives have to rethink their assumptions. Now, ये जो ethics से जो related issues है ना, ये बड़े important होते हैं, और there are the different case studies कि आपने ethically किसी चीज़ का एक सही डिसीजन नहीं लिया और कोड के थ्रू जो है आपको जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करने पड़े हैं. There are a lot of ऐसे इश्यूज हैं, इवन कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऐसे कुछ इश्यूज हुए हैं कि उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा. तो इस वजह से जो ये आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं, स्पेशली लोकल सिनारियो में भी इट इज़ इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल सिनारियो में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल द वैल्यूज, ऑल द एथिकल values, whether these are written or unwritten. What works in an enterprise home country may be viewed very differently in another country. Now, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके home country में that may be readily acceptable, but in the other countries that may be restricted. Such variations are not among the countries and cultures, but even among the different industries. Even कि organizations के जो styles हैं, cultures हैं, वो आपको पता है different होते हैं. हर organization का culture होता है different. कंट्रीज का कल्चर डिफरेंट होता है, तो आपको दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट जिसको स्कैन करना पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, ताकि किसी किस्म का जो है बाद में प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े. अच्छा, दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? एथिक्स जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पहले तो हम देखें, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ये करते थे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. लेकिन आजकल जो है ना, आजकल के सिनारियो में वो डेफिनेशन भी चेंज हो गई है. अलॉन्ग विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो कहते हैं कि आपने लिंक करना है इसको सोशल वेलफेयर के साथ भी, कुछ ना कुछ उसका लिंक होना चाहिए सोशल वेलफेयर के साथ भी. आपने देखा होगा अक्सर के बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं कि वो फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि जो उनके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो कर रहे होते हैं. अक्सर आपने देखा होगा ये जैज़ वगैरह के और इसके मोबिलिंग के बोर्ड लगे होते हैं कि ट्रैफिक आप बड़े ड्राइव बड़ी केयरफुली करें. कभी देखे आपने बोर्ड? यस सर, खुसूसन मोटरवे वगैरह पे मोटरवे पे लगे होते हैं मोबिलिंग के. उन्होंने वो जो जिधर आपके वो होते हैं ना, डिफरेंट बोर्ड लगे होते हैं कि ड्राइव केयरफुल, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट यू. अब दे आर नथिंग टू डू विद द ट्रैफिक और दीज रूल्स के मुताबिक, लेकिन एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, वो सोशल मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि दे केयर अबाउट यू. तो आजकल जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सोशल एक्टिविटी से उसको रिलेट करते हैं. और आज ये इट इज़ ऑलमोस्ट प्रूवन कि ये जो इस किस्म की सोशल एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज अल्टीमेटली जो है लिंक्ड कर रही होती हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ. और समटाइम्स मैं जब इसको डिस्कस करता हूँ तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द डिसीजन मेकिंग. जो शॉर्ट टर्म जो आपके पर्सपेक्टिव होता है ना मैनेजर का, वो कहता है कि इसमें कॉस्ट होगी और इतना हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो ये सोचता है कि लॉन्ग टर्म में ये जाके आपकी गुडविल बढ़ेगी और आपकी जो है वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट पर भी वो हेल्प करेगा ना. इसकी एक जस्ट एग्जांपल है केस स्टडी. अब ये पूरी केस स्टडी तो नहीं, लेकिन आपको मैं डिस्कस करता हूँ.
ना ये एथिक्स से रिलेटेड है, एथिकल डिसीजन से रिलेटेड है, ये पूरी केस स्टडी है, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ और इसी स्लाइड के साथ फिर हम वाइंड अप करेंगे आज का लेक्चर। बाकी स्लाइड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक कंपनी थी अफ्रीका का, एक जजीरा था, और उधर एक कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वो ऑपरेट कर रही थी। वो एक मेडिसिन बनाते थे, आइवरमेक्टिन मेरे ख्याल मेडिसिन का नाम था, आइवरमेक्टिन। अच्छा, वो जजीरा था ना, उधर जो लोग रहते थे बड़े गरीब लोग थे, जो मछलियाँ वगैरह पकड़ते थे और अपना गुजारा करते थे। ये जो कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, ये मछलियों को, उधर का जो मछलियाँ थी, उधर कोई बीमारी थी उनको, आई ब्लाइंडनेस उनको मेरे ख्याल कहते थे, रिवर ब्लाइंडनेस। उनके लिए एक मेडिसिन बनाती थी, तो वो नहीं होती थी उन्हें मेडिसिन, मतलब ये बीमारी उनको नहीं होती थी, उनके लिए बनाती थी। अच्छा, कुछ अर्से के बाद क्या हुआ कि वो जो बीमारी थी आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में जो है ना वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई, और लोगों की बाकायदा डेथ होनी शुरू हो गई उधर के लोगों की। तो ये फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी ना, ये दिस इज अ रियल स्टोरी। उन्होंने थोड़ा सा उसने रिसर्च की कि अगर हम यही वाली मेडिसिन जो पहले फिश के लिए बनाते थे, अगर हम इंसानों के लिए बनाएं तो क्या होगा। उन्होंने पूरी इसकी कॉस्टिंग की, तो उन्होंने कहा ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगी। तो अब अच्छा, उधर के लोग बहुत गरीब थे, वो तो लोग वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसने बकायदा एक मीटिंग बनाई, सबको बुलाया, अपने मार्केटिंग मैनेजर को बुलाया, फाइनेंस मैनेजर को बुलाया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बुलाया, उनसे डिस्कस किया कि व्हाट शुड वी डू। अब ये लोगों की डेथ हो रही है, हमारा बिजनेस भी इफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करें। तो अल्टीमेटली काफ़ी डिस्कशन के बाद सब ने उसको यही जो है प्रपोज किया कि वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये लोग ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा लॉसेस होंगे हमें अगर हम ये करेंगे, इस बिजनेस में चले जाएंगे इंसानों के लिए, अगर वही मेडिसिन बनानी शुरू कर दी तो। अच्छा, वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव था बड़े आराम से सबकी बात सुनता रहा। जब सबकी बात खत्म हो गई तो एंड में उसने डिसीजन दिया, लेट्स मेक इट। लेट्स मेक इट का मतलब क्या, वो कहता है कि बनाएं, अगर जितना मर्जी इसमें कॉस्ट आती है, चाहे हमें नुकसान हो, आप इसको करें। अच्छा, खैर उन्होंने वो बनानी शुरू की। ये वाला इंसिडेंट इतना ज़्यादा जो है सोशल मीडिया के थ्रू पॉपुलर हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि वही जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसका शेयर जो है ना 100 टाइम्स बढ़ गया स्टॉक एक्सचेंजेस में, और उसको इतना प्रॉफिट हुआ, और यानी अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये सिर्फ मैं आपको ये डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो एथिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ही की तरफ जा रही होती है, और ये चीज़ आजकल डिफरेंट बिजनेसेस को समझ में आ गई है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो एथिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये देखें, एथिक्स को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं एक यूनिवर्सिटी में, ज़ाहिर है मैं ये पूरे लेक्चर इसी पे दे रहा हूँ एथिक्स से रिलेटेड। एथिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं। इस्लाम ने अखलाकियात के बारे में हमें जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, दैट आर सो इम्पॉर्टेंट। उसमें देखें हर एक में किसी ना कोई लॉजिक होती है। तो एक इंटरनेशनल जो मैं पढ़ा था, कोई एथिक कोड ऑफ एथिक्स, उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो बताएं उसमें क्या डिफेक्ट्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिसिन को आप देखें यूज़ करें तो उसमें बताए होते हैं कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ये नुकसान हो सकता है। ये इस चीज़ जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में जो हदीस थी उन्होंने बताई थी कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप उसका डिफेक्ट बताएं। ये आपको याद है? यस सर। सर हदीस तो नहीं याद, लेकिन इन जनरल मतलब ये इन जनरल ये कॉन्सेप्ट था कि आपने कोई चीज़ शेयर करनी है तो उसके डिफेक्ट्स बताएं। अब जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग मैनेजर्स होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर हम उसका डिफेक्ट बता देंगे तो हमें नुकसान होगा, हमें कम पे करेगा जो हमारा कस्टमर है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारी गुडविल इंक्रीज होगी उसके माइंड में, वही एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट होगी उसी कस्टमर के थ्रू, और लॉन्ग टर्म में वो अल्टीमेटली दैट विल बी लिंक टू दी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस वजह से ये जो एथिक्स के जो इश्यूज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक बिजनेस में भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल बिजनेसेस में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली जो बाहर के लोग जितना ज़्यादा एथिक्स की केयर करते हैं ना, वो हम लोग एज अ मुस्लिम होकर नहीं करते। इसको कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो आई थिंक वी शुड वाइंड अप टुडेज लेक्चर। मेरा क्योंकि गला यस भी सर। गया बोल बोल के। यस सर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इधर से हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको गो थ्रू कर लेना एक दफ़ा। और नेक्स्ट क्लास में जो ना एक वाइवा मैं लूंगा आज वाले लेक्चर से, वर्बल वाइवा। ओके सर। राइट। मैं क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों ने मुझे लाइव ही आंसर देना होगा। इस वजह से आप लोगों ने एक दफ़ा लेक्चर देख लेना थोड़ा सा, स्पेशली जहीर अगर आप लोग। अपलोड हो सके तो सर मेरी आवाज आ रही है? जी अब आपकी आवाज़ आ रही है। राइट।
तो आप सर ये लेक्चर अगर यूट्यूब पे अपलोड हो सके तो प्लीज वहां पे कर जी मैं दीजिए कोशिश करूंगा और ये लिंक सेंड कंबाइन कर करके जो डिफरेंट सेशन है कंबाइन करके अपलोड कर दूंगा, तो आपने गो थ्रू हो जी सर। नेक्स्ट सेशन फिर हम इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सर आप ये वाला लेक्चर और पिछला लेक्चर अगर दोनों अपलोड कर मैं दोनों देख लूंगा यूट्यूब पे, सर मुझे कोई मसला नहीं। जी ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज या कल तक इंशाल्लाह। थैंक चलो सर, लिंक भी भेज दीजिएगा प्लीज। जी मैं भेज दूंगा लिंक। और थैंक यू आप सर, थैंक यू सर। ख्याल रखें सब लोग अपना, जी सर, रमज़ान में थैंक यू सर। दुआएं कबूल होती हैं, दुआएं करें सबके लिए करें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह सर। जरूर सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।